हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फिरोज़ अली। वेलकम टू रीगल क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर बेटा। यानी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम हल्का सा क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग मनी वाले चैप्टर। कौन सा चैप्टर? मनी। अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो ये लगभग 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा। 6 नंबर की यूनिट है मनी और बैंकिंग, उसमें से लगभग 3 नंबर का इसमें से आएगा बेटा। तो आज हम लोग पहले इसका पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं उसको डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा मनी का आविष्कार होने से या खोज होने से पहले यहाँ चला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली बेटा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता है, और ये आज की डेट में नहीं, पहले बहुत पुराना समय में चलता था बेटा, जब वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। यानी एक व्यक्ति है गेहूं का उत्पादन करता है और दूसरा व्यक्ति है चावल का उत्पादन करता है। अगर इनको लेन देन करना है तो ये गेहूं देंगे और चावल ले लेंगे बेटा। इस सिस्टम को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली बेटा। ये आज की डेट में नहीं चल रहा था, बहुत प्राचीन काल में चल रहा था बेटा, लेकिन आज भी चलता है। लोकल लेवल पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों के स्क्रैप वाले कबाड़े वाले जो होते हैं वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, लेकिन प्रॉपर तरीके से सिस्टम अभी नहीं चल रहा है बेटा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो प्राचीन काल में जब वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से होता था, इस सिस्टम को कहा जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इस अर्थव्यवस्था को हम कहते थे वस्तु अर्थव्यवस्था बेटा। कौन सी अर्थव्यवस्था? वस्तु अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा सीसी इकोनॉमी बेटा। सीसी इकोनॉमी मतलब क्या है सर इसका? भाई सिंपल सी बात है, जिस अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही हो रहा है उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है सीसी इकोनॉमी, यानी वस्तु अर्थव्यवस्था। सी फॉर कॉमोडिटी। नहीं, अब इस सिस्टम के अंदर कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानियां थी। वो क्या दिक्कत थी, कठिनाइयां, क्या समस्याएं थी, क्या सीमाएं थी बेटा? वो 5 सीमाएं थी हमारे पास बेटा। कितनी सीमाएं थी? 5। एक एक करके पढ़ते बेटा हम लोग को। पहले आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी डिफिकल्टी ऑफ कॉन्सिडेंस ऑफ नीड बेटा। कॉन्सिडेंस ऑफ नीड, यानी कि इसमें क्या होता था बेटा, अगर मेरी ज़रूरत की वस्तु आपके पास है, यानी मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, मुझे चावल चाहिए, आपके पास तो मेरी ज़रूरत की वस्तु है लेकिन आपको जूते चाहिए या कुछ और वस्तु चाहिए बेटा, तो क्या हम दोनों के बीच में लेन देन हो पाएगा? नहीं। तो यानी जब मेरी ज़रूरत की वस्तु आपके पास तो है लेकिन आपकी ज़रूरत की वस्तु मेरे पास नहीं है, तो इसी को कहते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ये एक दिक्कत नंबर पहली थी। ठीक है बेटा, ओके सर। दूसरी बात क्या थी? मूल्य संचय में कठिनाई बेटा। संचय मतलब रिजर्व करना, बचत करना, इकट्ठा करना बेटा। प्राचीन काल में जब ये सिस्टम चलाता था तो उस सिस्टम के अंदर ये दिक्कत हुआ करती थी कि मूल्य को रिजर्व करना, बचत करना, इकट्ठे करने में बहुत दिक्कत आती थी सर। दिक्कत जैसे पहले तो हम लोगों को बेटा पहले प्लॉट लेना पड़ता था, उसमें हम लोग बेटा वस्तु को जोड़ सकते हैं, गेहूं को, चावल को, घोड़ों को, इन सब चीज़ों को रिजर्व करा जाता था, इकट्ठा करा जाता था। और जब अब आपको पता है बेटा, ये तो अब सभी को पता होगा कि जो बचत होती है वो फ्यूचर के लिए होती है बेटा। किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए। अब जब हम पैसे सारी चीज़ें इकट्ठे करते थे, गेहूं को, चावल को, घोड़े को और जो भी सारे सामान था, कीमती सामान, जब उसको कुछ टाइम बाद देखते थे तो वो चीज़ें खराब हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी बेटा। तो ये है दूसरी दिक्कत बेटा, मूल्य संचय में कठिनाई। पहली क्या दिक्कत थी? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तीसरी दिक्कत क्या बेटा? चलो मैंने कैसे न कैसे करके मान लिया कि हमारे पास जो रिजर्व हो गया, पैसे इकट्ठे हो गए, अब मुझे यहां से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करने हैं बेटा। जैसे मुझे ट्रांसफर करने दिल्ली से मुझे ट्रांसफर करने यूपी में बेटा। कहाँ ट्रांसफर करने? यूपी में बेटा। अब मुझे इतने का सामान नहीं होगा, इससे ज़्यादा का किराया लग जाता था बेटा प्राचीन काल के अंदर बेटा। अब तो सिस्टम नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे तो उससे उतने का सामान नहीं होता था, उससे ज़्यादा का किराया लग जाता था बेटा। इसी को कहते हैं मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर बेटा। क्या कहा जाता है? डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर बेटा। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट दिक्कत, पहली दिक्कत थी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरी दिक्कत थी मूल्य संचय में कठिनाई, तीसरी दिक्कत थी मूल्य हस्तांतरण में कठिनाई बेटा। नेक्स्ट, मूल्य मापक में कठिनाई बेटा। आपको पता है वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही होता है बेटा, लेकिन अब बेटा गेहूं का लेन देन चावल से होगा। गेहूं का लेन देन किससे होगा? चावल से बेटा।
अब पार्टी को समझ में नहीं आता था कि गेहूं के बदले में कितने चावल लें बेटा। इसी को कहते थे मूल्य मापक में कठिनाई बेटा, यानी मूल्य को मापने में कठिनाई हुआ करती थी, दिक्कत हुआ करती थी बेटा। ये नेक्स्ट दिक्कत हो गई। और लास्ट जो अंतिम दिक्कत थी बेटा, भावी भुगतान या स्थगित भुगतान की में कठिनाई बेटा। पहले भावी भुगतान या स्थगित भुगतान कहते हैं किसे बेटा? ऐसे भुगतान जो वर्तमान में न होकर भविष्य में किए जाते हैं उनको कहा जाता है भावी भुगतान या स्थगित भुगतान कहा जाता है बेटा। ठीक है, ओके। अब सर इसमें क्या दिक्कत आती थी बेटा? जैसे मैंने आपसे बेटा गेहूं उधार लिए, क्योंकि पैसा तो है नहीं, हम बात कर रहे हैं बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई है बेटा। उस टाइम पैसे की तो बात है ही नहीं। तो जब मैं आपसे चीज़ें उधार लूंगा तो गेहूं या चावल या दाल वगैरह ये सब चीज़ें उधार लूंगा बेटा। अब मैंने आपसे गेहूं उधार लिया बेटा, या चावल उधार लिया बेटा। अब मैं आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद गया देने के लिए, तो आपने कहा सर ये तो चावल दूसरी क्वालिटी के हैं और हमारी जो दूसरे चावल दूसरी क्वालिटी के थे। तो इसलिए इसको कहते हैं, इस भावी भुगतान या स्थगित भुगतान में क्या आती थी बेटा? कठिनाई आती थी। इसको ठेके के भुगतान भी कहते हैं बेटा। अगर मैं आपकी आज की बात करूँ, अगर मैं आपसे मैंने उधार लिया बेटा 1000 रुपये और 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं आपको पैसे लौटाऊंगा बेटा, तो शायद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब बेटा पैसे की वैल्यू इकोनॉमिक्स के हिसाब से कांस्टेंट मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? कांस्टेंट मानी जाती है बेटा। डन है बेटा। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शक्तिमान का जन्म हुआ जिसको कहते हैं मुद्रा। क्या कहते हैं? मुद्रा, मनी भाई बेटा। और मुद्रा कहा किसे गया स्टार्टिंग में बेटा? जो जो इन समस्याओं को समाधान करती गई, सॉल्व करती गई, उनको ही हम कहने लगे ये तो आज से हमारे क्या है? मनी भाई है बेटा। तो ये लिखा है इन समस्याओं का समाधान करने के लिए किसका जन्म हुआ बेटा? किसका आविष्कार हुआ? मुद्रा का बेटा। तो डेफिनेशन भी है बेटा, बहुत छोटी सी डेफिनेशन ये है, मुद्रा वह है या मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है सर, मुद्रा कार्य मतलब ये मैंने कार्य भी लिखे हैं, यानी जो इस समस्या का समाधान करे, जो इस समस्या का समाधान करे, जो इस समस्या का समाधान करे, जो जो इन समस्याओं का समाधान कर दी गई उसको हम क्या कहने लगे? मुद्रा कहने लगे बेटा। तो ये यही डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे बेटा। समझ में आ गई? और अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो मुद्रा वो होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार होती है, मूल्य के मापक का कार्य करती है और स्थगित भुगतान या भावी भुगतान के लिए कार्य करती है बेटा। तो इसको कहा गया मुद्रा बेटा। समझ में आ गई इतनी बात? अब मुद्रा के कार्यों को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो मेन फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन बेटा। हालांकि अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बेटा। पहला कार्य बेटा, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है सर? अगर मेरे पास कोई वस्तु है बेटा, कोई मैंने वस्तु बनाई, अब वो वस्तु मैंने आपको बेच दी बेटा, ले लिया आपने, आपसे मैंने मुद्रा ले ली। अब इस मुद्रा से मैं किसी और वस्तु से, किसी और व्यक्ति से सामान खरीद सकता हूँ बेटा। लेकिन प्राचीन काल में क्या हुआ करता था बच्चे, कि जिससे खरीद रहे थे उसी से बेचना पड़ता था। लेकिन यानी खरीदना बेचना एक साइमल्टेनियस नहीं हुआ करता था, एक साथ हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, मैं किसी को भी, मैंने ये मारकर बनाया मैंने आपके, ठीक है ना, और मैंने ये बेच दिया, पैसे मेरे पास आए। अब मैंने इस पैसे को बेटा इस पैसे से मैं किसी से भी अपनी ज़रूरत के सामान खरीद सकता हूँ बेटा। यानी किसी को भी वस्तुओं सेवाओं को आसानी से अदला बदला जाने लगा। इसी को कहते हैं विनिमय का माध्यम। होपफुली पहला कार्य समझ में आ गया होगा बेटा। दूसरा, मूल्य का मापक बेटा। मूल्य का मापक क्या होता है मतलब, जैसे बेटा ये दिक्कत थी हमारे सामने, कहाँ गया? ये रही। मूल्य मापक में कठिनाई बेटा, गेहूं के बदले में चावल का लेन देन होगा बेटा। गेहूं जाएगा और चावल आ जाएगा। तो ये दिक्कत हमारे सामने थी कि कितने गेहूं के बदले में कितना चावल जाएगा। लेकिन आज तो बेटा मनी ने हर चीज़ को डिफाइन कर दिया मनी के टर्म्स में बेटा। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, हर चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ बेटा किस टर्म्स में? मनी के टर्म्स में बेटा। ठीक है, तो यानी मनी के टर्म्स की वजह से बेटा आज हर चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं हम किस में? मनी के टर्म्स में बेटा। डन है जितनी बात? इसी को कहा था मूल्य का मापक में कठिनाई बेटा, मूल्य का मापक का कार्य बेटा। तो ये मेन कार्य थे कि मनी के बेटा। पहला था विनिमय का माध्यम, दूसरा था मूल्य का मापक। होपफुली समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, अच्छा बेटा, इसी को कहा जाता है, इसी कार्य को कहा जाता है मुद्रा लेखा के इकाई की बेटा। लेखा के की इकाई क्या मतलब है सर इसका? यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट बेटा। अकाउंट्स के अंदर जो हिसाब किताब रखा जाता है, केवल हम उन्हीं चीज़ों को कोई हिसाब अकाउंट में रखते हैं जो मनी के टर्म्स में है। यानी जो मनी के टर्म्स में नहीं है उसको हम हिसाब किताब नहीं रखते। यानी अगर मनी के टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं तो हिसाब किताब रखेंगे अकाउंट्स में, और अगर मनी के टर्म्स में मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, माप नहीं पा रहे, तो उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाता बेटा। ये 2 कार्य थे मेन बेटा। अब बात करें सेकेंडरी कार्य के बेटा। पहला सेकेंडरी कार्य है मूल्य का संचय बेटा। पहले हमारे सामने दिक्कत थी बेटा कि हमने गेहूं, चावल, घोड़े, ये सब चीज़ सामानों को जोड़ा बेटा, इकट्ठा करा, बचत करी।
लेकिन वो बेटा जगह लेनी पड़ती थी उसके लिए। लेकिन आज के डेट में अगर मैं पैसा को रिजर्व करना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो मेरे को पहले जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। और ना ही मुद्राएं धन इकट्ठा नहीं होता, मतलब धन जो है, पैसे जो है बेटा खराब नहीं होते, नष्ट नहीं होते बेटा। तो इसलिए कहा जाता है मूल्य का संचय बेटा, यानी पैसे को आसानी से जोड़ा जा सकता है, पहला कार्य बेटा। दूसरा कार्य मूल्य हस्तांतरण बेटा। अगर मुझे यहाँ से पैसे ट्रांसफर करने बेटा, वैसे आज के डेट में तो बेटा ऑनलाइन का ज़माना है, आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। लेकिन बेटा जब अगर मैं पैसे की बात करूं, जब ये ऑनलाइन का ज़माना नहीं भी था, तो बेटा 1-2 लाख रुपए मैं जेब में रखूंगा, आसानी से पैसे ट्रांसफर कर दूंगा बेटा। लेकिन आप लोगों को याद होगा, कहाँ है ये रहा, हस्तांतरण में कठिनाई बेटा। इतने का सामान नहीं हुआ करता था, इससे ज़्यादा का किराया लगता था बेटा। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं लाखों करोड़ रुपये, तो आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ बेटा। नेक्स्ट कार्य बेटा मूल्य हस्तांतरण कार्य बेटा। तीसरा स्थगित भुगतान बेटा। अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए उधार और 1 महीने बाद 2 महीने बाद 1 लाख रुपए दूंगा, तो तुम्हें कोई आपत्ति होगी क्या बेटा? कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं स्थगित भुगतान या भावी भुगतान में आसानी होगी बेटा। तो यही तो मैंने कहा था आप लोगों को बेटा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे बेटा। मनी इज दैट विच डज द फंक्शन ऑफ मनी बेटा। ये फंक्शन कितने बेटा? 2 मेन फंक्शन है, बाकी क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है बेटा। ठीक है ना बेटा। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो अगला टॉपिक अब करते हैं मुद्रा के प्रूफ बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मुद्रा की डेफिनेशन, अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के रूप, मतलब क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म होते हैं बेटा। पहला है बेटा आदेश मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आदेश मुद्रा बेटा। नाम ही बता रहा है बेटा, ऐसी मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है बेटा। किसके आदेश से चलती है? सरकार के। ना तो तुम्हारे आदेश से चलती, ना मेरे आदेश से चलती, बल्कि सरकार के आदेश से चलती बेटा। जितने भी भारत के अंदर नोट हैं और जितने सिक्के हैं, वो सब किसके ऑर्डर से चलते हैं बेटा? सरकार के। अगर अभी सरकार अगर अनाउंसमेंट कर दे कि भाई ऐसा है 2000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे, हालांकि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है फिलहाल में, लेकिन अगर सरकार अनाउंस कर दे तो क्या आप लोग वो नोट जो है 2000 रुपये के क्या एक्सेप्ट करेंगे? ऑफकोर्स नहीं बेटा। तो मैं यही कहने की कोशिश करूँ बेटा, आदेश मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश से चलती है बेटा। दूसरी बात न्यास मुद्रा बेटा। इसके लिए सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दे रखा बेटा, यानी सरकार को इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं देती, बल्कि एक दूसरे के विश्वास पर आधारित होती है बेटा। यानी आपको आपके विश्वास पर और मेरे विश्वास पर आधारित होगी बेटा। अदरवाइज सरकार के लिए इसके लिए कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा। जैसे चेक की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर चेक उसी बंदे से हम एक्सेप्ट करते हैं या उसी बंदे से हम स्वीकार करते हैं जिसको हम जानते हैं, क्योंकि अगर वे जानते नहीं तो बेटा हो सकता है वो चेक जो है डुप्लीकेट हो, फोर्ज हो, या कोई और बैलेंस ही ना हो। तो इस वजह से चेक के लिए हम उसी बंदे से एक्सेप्ट करते हैं जिसको हम जानते हैं बेटा। नेक्स्ट पूर्णकाय मुद्रा बेटा। कौन सी मुद्रा? पूर्णकाय मुद्रा का बेटा, जिसको कहा जाता है फुल बॉडीड मनी बेटा। जब मुद्रा का वस्तु मूल्य, कौन सा मूल्य? वस्तु मूल्य बराबर है मौद्रिक मूल्य के बेटा, तो इसी मुद्रा को कहा जाता है पूर्णकाय मुद्रा बेटा। मैं एग्जांपल से बताता हूं बेटा। ये मैंने आपके सामने कॉइन रखा बेटा, ठीक। कॉइन किस चीज का बना होगा बेटा? चांदी का, सोने का, किसी न किसी चीज का बना होगा बेटा। इसको कहा जाएगा मुद्रा का वस्तु मूल्य बेटा। क्या कहा जाएगा? मुद्रा का वस्तु मूल्य बेटा, वस्तु मूल्य। डन। और इस पे प्रिंटेड कितने हैं? 1 रुपये। इसको कहा जाएगा मुद्रा का मौद्रिक मूल्य बेटा। तो यानी जब मुद्रा का वस्तु मूल्य बराबर होता है मौद्रिक मूल्य के, तो इसी को कहा जाता है पूर्णकाय मुद्रा बेटा। वह एग्जांपल बताता हूं बेटा। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने क्या चलाया था बेटा? चांदी के सिक्के बेटा, जो कितने रुपए के थे बेटा? 1 रुपये के थे। तो यानी उसमें 1 रुपये की चांदी लग रही थी और 1 रुपये ही उस पर कहते हैं प्रिंटेड था। तो ऐसी मुद्रा को कहा गया था पूर्णकाय मुद्रा। ये 3 टाइप समझ में आ गए आपको बेटा। साख मुद्रा सिंपल, जब मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है, मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है किससे? वस्तु मूल्य से। यानी जितने उस पर प्रिंटेड हैं वो तो है ज्यादा, और जो उसकी कागज की वैल्यू है, जिस चीज की वो बनी है, उसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो इसको कहा जाएगा साख मुद्रा। कौन सी मुद्रा? साख मुद्रा। इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये मैंने आपके सामने एक नोट बनाया बेटा। इस नोट पर कितने प्रिंटेड है बेटा? 100 रुपये। अब इसको तो कहा जाएगा मौद्रिक मूल्य बेटा। क्या कहा जाएगा? मौद्रिक मूल्य। और जिस कागज का ये कागज का बना हुआ है नोट, इस कागज की वैल्यू को कहा जाएगा वस्तु मूल्य। तो आप खुद बताइए बेटा, इस पर प्रिंटेड कितने हैं? 100 रुपये। और इस वस्तु की मूल्य, कागज की वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इससे ज्यादा तो नहीं होगी बेटा। तो यानी मौद्रिक मूल्य ज्यादा है किससे? वस्तु मूल्य से। तो इसको कहा जाता है साख मुद्रा बेटा। डन है जितनी बात। अब बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की या मुद्रा की आपूर्ति की बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं वो इस पर से ही आ रहे हैं बेटा। तो इसके बारे में समझें बेटा। मुद्रा की पूर्ति बेटा, पहले डेफिनेशन समझेंगे बेटा। एक निश्चित समय पर बेटा, मैंने 1 जनवरी को लिया,
देश में लोगों के पास, ये एक भारत देश लिया, यहाँ पर जो लोग हैं, धन का जो स्टॉक है उसी को कहा जाएगा मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति कहा जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? यानी एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास जो धन का जो स्टॉक है उसी को कहा जाता है मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति भी कहते हैं बेटा। बात समझ में आ गई आपको? ओके सर। ये 1 जनवरी को एक अर्थव्यवस्था में, एक देश के अंदर, भारत की बात करें, लोगों के पास बेटा कुछ ना कुछ पैसा होगा, और कुछ पैसा लोगों का पैसा रखा होता है बैंकों में बेटा। ये मैंने रखे बैंक रखे छोटे छोटे, ये बैंक है बेटा। और कुछ आरबीआई के पास भी पैसा होता है बेटा। तो यानी इन सब पैसे को, स्टॉक को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसी को कहा जाएगा मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति बेटा। समझ में आ गई इतनी बात? तो अगर आपसे पूछे कि मुद्रा की पूर्ति के घटक क्या क्या है, सर जनता के पास करेंसी, यानी वो पैसा जो लोगों का पैसा जनता के पास रखा हुआ बेटा, ठीक है, घर पे अपने पास रखा हुआ है। और करेंसी का मतलब क्या है? नोट और सिक्के। मैं लिखा देना वहां पर करेंसी बेटा। क्या लिखना है? करेंसी। जनता के पास करेंसी। और करेंसी का मतलब बेटा नोट भी होता है और सिक्के भी होता है। डन। दूसरी बात बेटा, कुछ पैसा जो है जनता का व्यापारी बैंकों के पास रखा होता है बेटा, जिसको बोलते हैं मांग जमाएं, जो मांगने पर मिल सकती है बेटा, उसी को कहा जाता है मांग जमाएं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिमांड डिपॉजिट बेटा। यानी कुछ तो पैसा लोगों के पास घरों में है और कुछ पैसा कहाँ रखा हुआ है? बैंकों में रखा हुआ है। तो जो बैंकों में रखा हुआ पैसा होता है उसको बोलते हैं डीडी, डिमांड डिपॉजिट बेटा। मांगने पर डिपॉजिट, मतलब मांग ली पर मिल जाएगी आपको बेटा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक की अन्य जमा बेटा। रिजर्व बैंक के पास भी पैसा होता है बेटा। रिजर्व बैंक के पास नाबार्ड का भी पैसा होता है बेटा, विदेशी बैंकों का भी पैसा होता है बेटा, सरकार का भी बैंक को पैसा होता है। तो इन सारे पैसों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये नहीं पता चल जाएगा कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की कितनी पूर्ति है, मुद्रा की कितनी आपूर्ति है बेटा। जैसे मैंने माना कि जनता के पास है बेटा 10 करोड़ रुपए, जनता के पास है बेटा। जनता का पैसा बैंकों के पास रखा बेटा 20 करोड़ रुपए, या इसको रख लेते हैं हम 5 करोड़ रुपए, ठीक है सर। और इसके पास आरबीआई के पास है बेटा कितने? इसको मान लेते हैं हम 7 करोड़ रुपए बेटा, 7 करोड़ रुपए बेटा। इन सबको जोड़िए बेटा 10, 15, 10 और 5 15, और ये 22 करोड़। यानी इसी को कहा जाएगा मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति बेटा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बेटा? मुद्रा की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके घटक बताइए। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी और इसके घटक लिखने होंगे बेटा। जनता के पास करेंसी, व्यापारी बैंकों की मांग जमाएं, रिजर्व बैंकों की अन्य जमाएं बेटा। पहला क्वेश्चन हो गया। ओके सर। अच्छा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 3 नंबर का मैक्सिमम चैप्टर ही है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका बेटा। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है बेटा, भारत में मुद्रा की आपूर्ति के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं बेटा? तो इसका आंसर है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मुद्रा की पूर्ति से रिलेटेड डेटा को प्रकाशित करता है बेटा। डन। तीसरा, मांग जमा और सावधि जमा में अंतर बताना बेटा। किस प्रकार में, मतलब अंतर बताया बेटा। सिंपल बेटा, मांग जमा ऐसा पैसा जो मांगने पर मिल जाता है उनको कहा जाता है मांग जमा। इनको आप चेक जमा भी कह सकते हैं बेटा, चेक जमा। क्यों सर? क्योंकि चेक के थ्रू पैसे निकलवाया जा सकता है बेटा। जबकि सावधि जमा एक फिक्स टाइम के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंकों के पास, उसको कहा जाता है सावधि जमा बेटा। डन है जितनी बात। मुद्रा की पूर्ति स्टॉकचर है या फिर प्रवाचर है बेटा? आप खुद बताइए बेटा। जो मुद्रा की पूर्ति है वो स्टॉक से रिलेटेड है या प्रवाचर से रिलेटेड है बेटा? सिंपल बेटा, एक ट्रिक बताता हूँ बेटा। जितने भी पॉइंट है, जितने भी एलिमेंट हैं जिसको जो समय के एक निश्चित बिंदु पे मापते हैं बेटा, उन सभी पॉइंट को हम कहते हैं क्या? स्टॉकचर। क्या बोलते हैं? स्टॉकचर बेटा। समझ में आ गई इतनी बात। आखिरी टॉपिक है बेटा, मुद्रा के उत्पादक कौन कौन है भारत में? तो बेटा पहला तो सरकार, ठीक, सरकार का एक मंत्रालय होता है जिसको वित्त मंत्रालय कहते हैं बेटा। 1 रुपए के नोट और जितने सिक्के होते हैं सभी सिक्के को जारी करने का अधिकार है किसको? सरकार ने दे रखा है? वित्त मंत्रालय को। किसको दे रखा है बेटा? वित्त मंत्रालय को। अच्छा, इन पर जो साइन होते हैं वो सचिव के साइन होते हैं बेटा, वित्त सचिव के बेटा। मतलब आप सिक्के पर तो साइन किसी का होते ही नहीं है बेटा, लेकिन जो 1 रुपए का नोट है उस पर जो साइन होते हैं वो किसके साइन होते हैं बेटा? वित्त सचिव के साइन होते हैं बेटा। ओके। इसके अलावा बेटा आरबीआई को सरकार ने मतलब सरकार के द्वारा आरबीआई को बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका खुद का जो जन्म हुआ था, जो स्थापना हुई थी 1935 में बेटा। कब हुई थी? 1935 में बेटा। ठीक है।
1 रुपए के नोट व सभी सिक्के के अलावा बेटा, क्योंकि 1 रुपए का नोट और सिक्के सभी सिक्के तो जारी करने का अधिकार किसको दे रखा है सरकार ने? वित्त मंत्रालय को। इनके अलावा जितने भी नोट होते हैं उनको जारी करने का एकमात्र अधिकार ही किसको है बेटा? सरकार ने किसको दे रखा है? आरबीआई को दे रखा है बेटा। ओके सर। और जो नोट होते हैं उस पर साइन किसके होते हैं बेटा? गवर्नर। किसके? गवर्नर के बेटा। फिलहाल में अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो जो फिलहाल में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है बेटा। कौन है? शक्तिकांत दास। ओके। अच्छा, सरकार ने क्या करा? आरबीआई पे नोट जारी करने की एक लिमिट लगा दी बेटा, कंडीशन लगा दी एमआरएस की, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आपसे डायरेक्टली कि एमआरएस से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली। तो क्या है कि आरबीआई जब नोट जारी करना चाहते हैं तो उनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की वैल्यू होनी चाहिए बेटा। कितने करोड़ की? 200 करोड़ रुपए की वैल्यू। 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए का तो होना चाहिए गोल्ड बेटा। होपफुली ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को बेटा। 115 करोड़ रुपए का क्या दिखाई होगा बेटा? गोल्ड। और 85 करोड़ रुपए की होनी चाहिए सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां, कीमती कागज बेटा, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। तो यानी अगर आरबीआई नोट जारी करना चाहता है तो 200 करोड़ रुपए की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा तो हो सकता है आरबीआई के पास, इससे कम नहीं हो सकता बेटा। ठीक है। लास्ट, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक करता है बेटा मुद्रा की पूर्ति कैसे करता है सर? साख सृजन के द्वारा बेटा, जो हम ये पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में बेटा। होपफुली आपको बेटा ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बेटा।